हो गई मेरी। हाय एवरीवन। Okay, so I hope I can be audible by you guys now. कल हमने मार्केट्स करा था कवर, टाइप्स ऑफ मार्केट। ओके, सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमको पढ़ना है। वी डिस्कस्ड प्योर कंपटीशन। कल हमने प्योर कंपटीशन पढ़ लिया टाइप्स ऑफ मार्केट में, कि वहाँ पर नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ बायर्स भी हैं, और एंट्री एग्जिट बिल्कुल फ्री है। एनीबडी कैन कम, एनीबडी कैन गो एज सेलर। कोई भी डिफरेंट सेम प्रोडक्ट्स को डिफरेंट प्राइसेस पर भी बेच सकते हैं। मैन्युफैक्चर अपने हिसाब से कर सकते हैं, और they're free to sell it to different buyers at a different cost also. Now monopolistic competition, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, जैसे कि प्योर कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी कई सारे सेलर्स ही होते हैं। यहाँ पर भी सेलर्स बहुत सारे लोग हैं जो कि सेल कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट जो है उनका, वो सेम प्रोडक्ट को, सिमिलर प्रोडक्ट को भी बेच रहे हैं वो सेम मार्केट में, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ फीचर्स में उन प्रोडक्ट्स के डिफरेंट होता है। जैसे कि सपोज करिए अगर हम एक प्रोडक्ट लेते हैं मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फोन, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में मोबाइल फ़ोन्स के मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे हैं हमारे पास। हम देखेंगे मोनोपोलिस्टिक मार्केट है मोबाइल का, कि हमारे पास इतनी सारी कंपनीज है कि वी कैन गो फॉर वीवो, ओप्पो, वी कैन गो फॉर एप्पल, वी कैन गो फॉर सैमसंग, या फिर हमारे पास और भी बहुत सारे जो भी ब्रांड्स हैं ये सब हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन जो एक प्रोडक्ट है वो सिमिलर है, बट उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो डिफ्रेंशिएटेड हैं, तो वो प्रोडक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यही होता है कि इसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ हमारे पास सेलर्स हैं मार्केट में, और वो एक दूसरे के अगेंस्ट कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन वो कंपटीशन किस में कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट को बनाते हैं लेकिन अलग अलग अपना उसमें फीचर्स नए नए डाल देते हैं, तो उनका प्रोडक्ट एक दूसरे से वेरी करता है। उसी हिसाब से फिर उनका कॉस्ट भी वेरी कर सकता है। प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो नए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी बना सकते हैं। एडवर्टीजमेंट कोई लोग अच्छा कर सकता है, कोई एडवर्टीजमेंट पे कम करता है, कोई पैकेजिंग बहुत अच्छी कर सकता है, कोई पैकेजिंग नहीं करता है उतना अच्छा, किसी का ब्रांड नेम मेंटेन हो जाता है, कुछ छोटे लेवल पे तो ब्रांडेड ब्रांडेड नहीं है वो प्रोडक्ट्स। तो दीज आर ऑल मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, कि इस मार्केट में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मतलब सेम प्रोडक्ट के वेराइटीज़ हमें मिल जाती हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में। ठीक है, और इसमें भी फ्रीली एंटर कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है प्रोडक्ट। इफ समबडी रियली वांट्स टू एंटर द मार्केट, कैन प्रोड्यूस द मार्केट, कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड सेल इट इनटू द मार्केट विद द प्रॉफिट्स। अपने हिसाब से कौन कितना प्रॉफिट अर्न करके अपने प्रोडक्ट को किस प्राइस पर मार्केट में बेच सकता है, अगर बायर्स उसको मिलते हैं और वो बेच पाता है तो ही कैन डू इट। तो दिस मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, हैज़ गॉट many number या large number of sellers selling similar product with differentiated, you can say, features of the product, which will make the products differentiated from each other। एक दूसरे के जो ओनर्स हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि एग्जैक्टली सैमसंग का और एप्पल का फ़ोन सेम नहीं होगा, बट मोर और लेस फीचर्स, हमारा जो काम स्मार्टफोन एक कंपनी का करता है वो दूसरे कंपनी का भी कर ही देता है। कि उसमें कैमरा किसी में अच्छा है, किसी में स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं, किसी में कोई फीचर अच्छा है, तो हमारे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपना
जो सेलर है वो हम चूज कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर इट। नाउ ओलिगोपोली, ओलिगोपोली क्या होता है? ओलिगोपोली एक मार्केट है जिसमें कि जो सेलर्स हैं, जो भी कंपनी में जो मार्केट में सेलर्स हैं, सेलर्स जो हैं देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स। जैसे दोनों जो हमने ऊपर अभी पढ़े हैं, प्योर कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसमें सेलर्स जो हैं वो बहुत सारे थे, नंबर से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स से, जिसका दिल कर रहा है वो आ रहा है, जिसका मन कर रहा है वो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है और बेच रहा है। ओलिगोपोली में हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, 2 होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे मैक्सिमम, इतनी कंपनीज हैं जो प्रोड्यूस कर रही हैं उस प्रोडक्ट को, और उन्हीं से ही बायर्स को खरीदना है। तो इस ओलिगोपोली मार्केट में जो एंट्री है लोगों की, वो जनरली सेलर्स की बेसिकली, वो लिमिटेड होती है। जनरली जो 2-4 लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि वो ना ही और नए कॉम्पिटिटर्स को आने दें मार्केट में, कि वो उनका प्रोडक्ट कोई और बनाए, 5वां पर्सन या 6ठा पर्सन कोई और एक कॉम्पिटिशन में आए और उनका सेम प्रोडक्ट बना के उनका कॉम्पिटिशन में आके उनका मार्केट ले। इससे तो इसमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन वो कंपनीज करती हैं। हालांकि होता नहीं है लीगली कोई रेस्ट्रिक्शन, बट जनरली या तो ऐसी मार्केट में 2-4 प्लेयर्स जो है मार्केट में, वो इसलिए क्योंकि उसमें या तो बहुत हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, हमें विंडोज़ खरीदनी है फॉर एग्जांपल, वी वुड वांट टू गो फॉर अ विंडो परचेजिंग फॉर आवर लैपटॉप्स और डेस्कटॉप जो भी हम यूज़ करते हैं। तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है, कितनी कंपनीज हैं जो ये काम प्रोड्यूस कर पाएंगी, और भी अगर कोई नया बनाना स्टार्ट करना भी चाहे तो इट विल इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, ह्यूज कॉस्ट। तो कोई सोचने का कोशिश नहीं करता। प्लस दीज कंपनीज आर सो सुपर पावर विद इन देमसेल्व्स कि वो कंट्रोल कर लेती हैं। कोई एक नया पर्सन आने वाला भी होता है तो उन्हीं को खरीद के अपनी ही कंपनी में लगा देती हैं कि यू जस्ट कम एंड वर्क फॉर अस ओनली, रादर कि तुम हमारे कंपटीशन बनो। तो ओलिगोपोली में there are few sellers only, maybe 2, 3 or 4, 5 sellers are there maximum in the market, या किसी प्रोडक्ट में 2 या 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। 3 to 5 बेसिकली हमारे डोमिनेंट फर्म्स जिनको हम मानेंगे कि मार्केट लीडर्स हैं, और उन्हीं से वो हम प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। दूसरे लोग जो कर रहे हैं उनका अपना कोई प्रोडक्ट है नहीं, जैसे कि बहुत बड़ी लोग पायरेटेड भी बेचते हैं, तो उनका कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है वो। ठीक है। Pricing, profits, production levels change as the dynamic relationship between the sellers and the buyers change. At times ये लोग क्या करते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं क्योंकि few sellers ही हैं, तो आपस में कोलैबोरेशन करके ये लोग एक सेट कर देते हैं मार्केट स्टैंडर्ड कि हम इस प्रोडक्ट को इससे कम में नहीं बेचेंगे, तुम भी मत बेचना, हम भी नहीं बेचेंगे, और लोगों के पास तो लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं, हम ही हैं 3-4 लोग, हम ही से अगर खरीदेंगे तो हम इस प्राइस को इतना रख देते हैं। हमें पता ही नहीं। अब सपोज एक सीडी प्रोडक्ट है, सीडी जिसने बनाया है वो, हमारे पास 100 कंपनीज नहीं है जिनसे हम सीडीज खरीद सकते हैं। दे आर लाइक 4-5 कंपनीज मे बी विच आर नोन ब्रांड्स, मोजाबेर हो गया, डोबी हो गया, है ना। तो इनसे हम खरीद सकते हैं। हमें नहीं पता कि उसकी कॉस्ट क्या होगी। सपोज अगर 100 रुपये में मिलती है वही चीज़, अगर वो लॉन्च ही 1000 रुपये में करते हैं तो हमें लगता है ये प्रोडक्ट शायद इतना ही कॉस्ट है इसका, है ना। तो वो आपस में कलेक्टिव एक कुछ एट टाइम्स ऐसा भी करते हैं सेलर्स की, कलेक्टिव अपना स्ट्रेटजी बना देते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को इसका रेंज इतना रखेंगे, ना तुम इससे कम में बेचना ना हम इससे कम में बेचेंगे। बट समटाइम्स दे डोंट डू इट ऑल्सो। समटाइम्स कुछ सेलर्स हैं वो बोलते हैं नहीं, तो हम अपना ही करेंगे, हम और दूसरों के साथ हम कोई कोलैबोरेशन नहीं कर रहे हैं, हम इस प्राइस को अगर और सस्ते में बेच सकेंगे तो बेचेंगे। सो दिस इज व्हाट ओलिगोपोली इज, कि देयर आर फ्यू नंबर्स ऑफ सेलर्स selling, but the huge cost is involved and the new market players are very few and they don't even think to enter, या अगर कोई नया कंपटीशन आने का कोशिश भी करता है मार्केट में तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो उनको डिस्ट्रिक्ट करते हैं आने के लिए। नेक्स्ट लास्ट इज मोनोपोली, प्योर मोनोपोली। जैसे प्योर कंपटीशन था, प्योर कंपटीशन का मतलब कोई भी आए, कंपटीशन करे, बनाए प्रोडक्ट को और किसी भी प्राइस पर बेचे और जितना क्वांटिटी बेच सकता है वो करे। प्योर कंपटीशन में ये है, एनीबडी कैन कम, एनीबडी कैन एग्जिट ऑल्सो। नहीं बन रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस में हो रहा, चले जाओ। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली में सिर्फ एक ही सेलर होगा, सिर्फ एक ही सेलर है, उसी के पास फॉर्मूला है उस प्रोडक्ट को बनाने का, कोई और उस प्रोडक्ट को बना नहीं सकता, बनाना आता नहीं है, या बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वॉल्व है कॉस्ट की बना सकता ही नहीं कोई और, उसमें मूव ही नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता उस प्रोडक्ट को बनाने की या स्टार्ट करने की, या कोई एक ऐसी सर्विस को स्टार्ट करने की। वहाँ पे होता है मोनोपोली। जनरली गवर्नमेंट यहाँ पर मेन रोल प्ले करती है। वो किसी भी प्राइवेट पर्सन को मोनोपोली करने नहीं देती है किसी भी कंट्री में। अपनी कंट्री में हर कंट्री की गवर्नमेंट ये रोल प्ले करती है कि मोनोपोली कोई भी आदमी ना कर पाए।
उस कंट्री में। अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट खुद उस चीज़ को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करती है ताकि सिटीजन्स के लिए वो दूसरा ऑप्शन, चीपर ऑप्शन बना रहे। क्यों? क्योंकि अगर एक ही आदमी के पास सेलिंग पावर होगी तो वो फिर अपनी मोनोपोली के हिसाब से जो उसका मन करेगा वो उस प्राइस पे वो चीज़ बेचेगा। सपोज कि आपके पास एक ही शॉपकीपर है हमारे पास और उसके पास ही सारा सारा प्रोडक्ट मिलता है। अगर मोनोपोली सपोज सीरियल्स में होने लग जाए, सीरियल्स इन द सेंस की जो आटा, चावल, गेहूं, दाल, ये सब चीज़ें होती हैं बेसिक रिक्वायरमेंट, इसमें किसी एक आदमी की मोनोपोली जाओ तो वो तो उस चीज़ को 1000 रुपये किलो भी देगा तो हमें 1000 रुपये किलो खरीदना पड़ेगा, 2000 रुपये किलो, 5000 रुपये किलो, 10,000 रुपये किलो, जितना भी वो देना चाहेगा। और मोनोपोली है, हम कहीं और नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे? सो इस चीज़ को रोकने के लिए मोनोपोली कोई भी प्राइवेट आदमी किसी भी चीज़ में ना कर पाए, एटलीस्ट नेसेसरी आइटम्स में ना कर पाए, गवर्नमेंट उस चीज़ को प्ले करती है। जैसे इंडियन रेलवेज है हमारे पास, वो अभी तक गवर्नमेंट में था, 70 सालों से इंडियन रेलवेज चल रहा है, जितने भी टाइम से वो गवर्नमेंट की मोनोपोली है। हालांकि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ऑल ओवर द कंट्री कितनी रेलवे लाइन्स बिछी हुई है, कितने रेलवे कंपार्टमेंट्स हैं, कितने इंजन हैं, इन सब चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी हाई है कि कोई भी एक आदमी, प्राइवेट आदमी सोच नहीं सकता इसका कोई कंपटीशन को शुरू भी करने का। इंडियन रेलवे को कहाँ दोबारा कौन से रूट्स बनाएगा, कहाँ पे रेलवे लाइंस फिर से बिछेंगी दोबारा, कितने इंजन्स बनेंगे, कितने कंपार्टमेंट, कितनी ट्रेन्स बनेंगी, कितना स्टाफ हायर होगा। तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो मोनोपोली ऐसी चीज़ों में, मोनोपोली का मतलब है देयर इज ओनली वन सेलर इन द मार्केट एंड ही हैज गॉट द फुल और द एंटायर कंट्रोल ऑफ द मार्केट। ही कंट्रोल्स एवरीथिंग इन द मार्केट, ठीक है। और इसलिए वो किसी भी हाईएस्ट लेवल पे भी जा सकता है, उस किसी भी प्रोडक्ट को अगर उसकी मोनोपोली है उस प्रोडक्ट में, तो वो उसको महंगे से महंगे में भी बेच सकता है। This was what it is basically. Now let me see with the next topic. हमने मार्केट्स, टाइप्स ऑफ मार्केट्स, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सब हमने कर लिए हैं। इसके हर उसका आप फीचर्स बनाकर लिख सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर देयर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर, फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, या फ्री एग्जिट एंट्री नहीं है मोनोपोली में, जैसे रेस्ट्रिक्टेड है। वो फीचर्स बना के पॉइंट वाइज हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हमारे पास एक बिग या नंबर लेंथी क्वेश्चन आता है एक तो। नाउ सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मैं उसका आपको ओपन करती हूँ टॉपिक को, सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे हमने डिमांड पढ़ा था कि व्हाट इज डिमांड, और लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड है कि कोई भी पर्सन जिसके पास डिजायर है किसी भी चीज को खरीदने की और परचेजिंग पावर है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ये दोनों चीजें हैं, तो प्राइस अगर किसी भी चीज का बढ़ेगा तो डिमांड कम होती है। ये हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड ने ये कहा था, इनवर्स रिलेशनशिप दिखाया था, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशनशिप था कि एक चीज बढ़ेगी, प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी डिमांडेड, यानी कि डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड हम लोग ज्यादा करने लग जाएंगे। ये था लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, एक सेकेंड में शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, आप मुझे बताइएगा। मिल गई आपको स्क्रीन? सप्लाई। नाउ सप्लाई क्या होता है, डिमांड जो होती है, क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड कौन करता है, दी बायर्स। सप्लाई कौन करता है, दी सेलर्स। दो ही लोग हैं मार्केट में, सेलर्स हैं या मार्केट में बायर्स हैं। बायर्स हैं जो बाय करने जाते हैं प्रोडक्ट को अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और वो खरीदते हैं और अपना उस किसी भी प्रोडक्ट को खरीद के अपना काम चलाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि बायर्स ने अपना डिमांड रखा। अब उनकी डिमांड को फुलफिल कौन करता है, सेलर्स फुलफिल करते हैं, जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाएंगे मार्केट में, सेल करेंगे या अवेलेबल करवाएंगे मार्केट में जिन लोगों ने खरीदना है बायर्स के लिए। बेसिकली वो होता है सप्लाई, मेकिंग अवेलेबल एनीथिंग for selling as per the demand raised by the buyers in a market is called supply, ठीक है। now what is law of supply, law of supply क्या कहता है, हमारी इकोनॉमिक्स में हम लॉ ऑफ सप्लाई को, ये लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तब हम सप्लाई को बढ़ाएंगे, जब प्राइस कम होगा तब हम प्राइस सप्लाई को कम करने की कोशिश करेंगे। सेलर ही कर रहा है ना, सप्लाई तो सेलर कर रहा है। हम डिमांड जब पढ़ा था हमने, तो डिमांड हमने बायर्स के लिए रखा था कि बायर्स डिमांड कर रहे हैं, तो वो इन्वर्स रिलेशनशिप था, कोई भी खरीदेगा तब, जब प्राइस कम होगा तब ज़्यादा खरीदेगा, प्राइस ज़्यादा होगा तो कम खरीदेगा। लेकिन जब हम बेचने की बात करें और हम सेलर हैं, सप्लाई के टाइम में हम सेलर हैं अगर, तो जब प्राइस किसी प्रोडक्ट का बढ़ेगा तभी हम ज़्यादा बेचना चाहेंगे।
आज कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का बिक रहा है और मुझे पता है कि अगले महीने ये प्रोडक्ट 200 रुपए का बिक जाएगा, तो मैं वो अभी मैं 100 रुपए में बेचूंगी नहीं, वो प्रोडक्ट को रखूंगी, अगले महीने 200 रुपए में बेचूंगी ताकि ज्यादा प्रॉफिट हो। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस विल राइज, क्वांटिटी सप्लाइड विल आल्सो बी राइजिंग। प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी, जो सेलर्स हैं वो कम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनका प्रॉफिट कम हो रहा है और ज़्यादा में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सो लॉ ऑफ सप्लाई सेज द हायर प्राइस विल इंड्यूस द प्रोड्यूसर्स टू सप्लाई हायर क्वांटिटी टू द मार्केट। जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे ही सब लोग आ जाते हैं कि ठीक है हम भी बेचेंगे, हम भी बेचेंगे। अब ज़्यादा प्राइस पे बिक रहा है प्रोडक्ट मार्केट में, अपने अपने प्रोडक्ट्स लेके वो तब आ जाते हैं और ज़्यादा प्राइस पर बेच के अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। सप्लाई इन द मार्केट कैन बी डिपिक्टेड एज एन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। देखिए सप्लाई कर्व जो है वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा, याद रखिएगा। डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ये कर्व लेके सप्लाई कर्व दिख रहा है, इसमें बीच में जो एक अपवर्ड ऊपर को जो एक कर्व जा रहा है दैट इज सप्लाई कर्व। ये कर्व अपवर्ड इसलिए जा रहा है क्यों, क्योंकि इधर हमने एक्स एक्सिस पे प्राइस लिया है, वाई एक्सिस पे हमने क्वांटिटी सप्लाइड लिया है। P1 जब हम प्राइस था, हाईएस्ट प्राइस था, हाईएस्ट प्राइस P1 है। देखिए सबसे ज़्यादा प्राइस P1 है। सप्लाई जो है Q1 वो भी क्वांटिटी सप्लाइड सॉरी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो भी Q1 है। जैसी प्राइस कम हो गया, प्राइस P1 से सपोज P2 पे आ गया, सपोज प्राइस था पहले 100 रुपये, अब वो उस प्रोडक्ट का प्राइस 80 रुपीज़ हो गया, तो सप्लायर्स ने सप्लाई भी कम कर दिया, Q2 पर आ गया, Q3 पर आ गया और कम कर दिया। जब प्राइस जो है P2 से और कम हो गया, P3 हो गया। तो जितना ज़्यादा कम होता जा रहा है प्राइस, उतना ज़्यादा सप्लाई भी कम होती जा रही है। जितना ज़्यादा प्राइस अपवर्ड होता जा रहा है उतना ज़्यादा सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। लॉ ऑफ सप्लाई सेज अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, if the price will rise, quantity supplied will also rise and vice versa, यानी कि कम होगा तो कम होगा। ठीक है, law of supply states that the other factors remaining constant, price and quantity supplied of a good are directly related to each other, directly related है। law of demand में हमने पढ़ा था inversely relationship है, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। डिमांड जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था कि एक चीज़ बढ़ रही तो दूसरी कम होगी, डिमांड कम होगी। इसमें सेम है, बट प्राइस बढ़ रहा है तो हम सप्लाई भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर डायग्राम से आप लॉ ऑफ सप्लाई को समझाएंगे। 2-3 प्राइस दिखा दीजिएगा, P1 PQ, Q1 Q2, इस तरह से करके, सो दैट इट हेल्प्स। लॉ ऑफ सप्लाई में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इट इज़ ओनली दिस, यू कैन गो थ्रू विद दिस डॉक्यूमेंट इन डिटेल एंड स्टडी एवरीथिंग व्हाट इज रिटन, दैट विल कवर ऑल योर सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई बेसिकली। दिस डायग्राम हैज़ टू बी देयर, डायग्राम बनाना ही है। जिस भी इकोनॉमिक्स में बिना कर्व्स के प्लीज आंसर्स आप कहीं पर भी कुछ भी नहीं डालिएगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सो सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई इज क्लियर टू एवरीबडी नाउ। नेक्स्ट टॉपिक इन योर सिलेबस इज रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन प्राइस डिटर्मिनेशन। अब हमने डिमांड पढ़ लिया, हमने सप्लाई पढ़ लिया, इन दोनों का रोल क्या है, डिमांड और सप्लाई का रोल क्या है प्राइस डिटर्मिनेशन में। मतलब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा वो डिटरमाइन कैसे होता है कि उस प्रोडक्ट की कितनी तो डिमांड है मार्केट में और कितनी ही सप्लाई है उस चीज की। यस प्लीज। आई होप न्यू वाला स्क्रीन आपको दिख रहा है मेरा। ओके, सो नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन प्राइस डिटर्मिनेशन। तो प्राइस डिटरमाइन करने के लिए रोल हम पहले पढ़ेंगे, बाद में पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्राइस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस। Price is both the money someone charged for a good or service and what the consumer is willing to give up to receive a good or service. Very clear it is कि basically प्राइस किसी भी चीज़ का वो अमाउंट है जो कि कोई भी एक बायर देने के लिए तैयार है किसी भी गुड या सर्विस को लेने के लिए, परचेज करने के लिए। जस्ट गिव मी अ मिनट, होल्ड ऑन प्लीज।
ओके, सो प्राइस एक वो चीज़ है जिसकी विच इज बिकॉज ऑफ व्हाट और द अमाउंट ऑफ मनी विच इज अग्रीड अ बायर इज रेडी टू पे फॉर एनी गुड्स एंड और सर्विस. ठीक है. What does price convey? Buying something means paying a price. If we are buying something, हम कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो हमें उसका कुछ ना कुछ प्राइस तो देना ही पड़ेगा. So the price basically is that we are agreeing to some money amount which we are willing to pay and we are ready to pay for any good or if any service we are using. For example, any item of clothing. हमें कुछ क्लोथिंग के लिए कुछ खरीदना है या कुछ भी एक एनी आइटम इट कैन बी एंड वी हैव टू बेयर अ कॉस्ट फॉर दैट और बेयर अ प्राइस फॉर दैट. सो वी हैव टू पे अ प्राइस सम कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ मनी विच वी पे in order to buy or use any good or service. Take the ownership of that good or service. ठीक है. जैसे हम पूछते हैं ना कि हमें कोई चीज़ चाहिए, हम वी गो टू द मार्केट एंड वी रियली वांट टू बाय समथिंग, तो हम क्या पूछते हैं, कितने का है ये, कितने का है ये, हाउ मच डज इट कॉस्ट. तो डज इट कॉस्ट का मतलब बायर के लिए वो उसकी कॉस्ट का मतलब कॉस्ट नहीं है, उसको उसको कितने पर मिलेगा उसके लिए वही कॉस्ट है. प्राइस मीन्स कॉस्ट जो उस प्रोडक्ट को बनाने का लगा प्लस जितने पर बायर और अपना प्रॉफिट ऐड करके उसको बेचना चाहता है वो उसका प्राइस होता है. तो प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. ठीक है. कॉस्ट और जो प्राइस है ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जो कि हम इन आर लेमैन लैंग्वेज या अपनी नॉर्मल लाइफ में हम इसको अलग अलग नहीं समझते और हम प्राइस और कॉस्ट को एक ही समझते हैं. बट अगर हम इसको एज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस देखें तो कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने की, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जितना पैसा लगा है, रॉ मटेरियल हो गया, हमने लोगों मैन पावर को सैलरीज दिया उसको बनाने के लिए, कुछ भी उसकी कॉस्ट जो बनने की कॉस्ट जो आई वो, और उस अब हम जब हम काम कर रहे हैं तो हम कुछ प्रॉफिट के लिए अर्न करने के लिए बैठे हैं ना, काम कर रहे हैं, तो कॉस्ट में हम कुछ अपना प्रॉफिट के इतना हमें प्रॉफिट उसको बेच के मिलना चाहिए. वो प्रॉफिट जब हम ऐड कर देंगे कॉस्ट में तब वो मार्केट में एज अ प्राइस बन के आता है. फॉर एग्जाम्पल एलवी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लुई विटॉन जिसको हम बोलते हैं, एलवी लुई विटॉन वी प्रोनाउंस इट. इट इज द वेरी वेरी रेप्यूटेड एंड लग्जरी ब्रांड इन द मार्केट और ये सब कुछ बनाता है एज फार एज द कंज्यूमेबल आइटम्स आर कंसर्न, लाइक बैग्स बनाता है, ड्रेसेस बनाता है फीमेल्स के लिए, मेन के लिए भी है, वुमेन के लिए भी, कपड़े खरीदना, बहुत बहुत एक्सपेंसिव इनके ब्रांड्स होते हैं. जो प्रोडक्ट्स होते हैं या गुड्स होते हैं इनके बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. एलवी एक ऐसा ब्रांड है जो कि अपने प्रोडक्ट्स जो बिक जाते हैं वो तो बिक गए, जो नहीं बिकते हैं वो कभी सेल में नहीं बेचता है. ये ब्रांड कभी भी एलवी अपना मतलब सेल में आप इनके कभी भी प्रोडक्ट नहीं लेंगे, या तो ये फ्रेश प्राइस पर बेचेंगे या फिर जो भी इनके प्रोडक्ट बच जाते हैं वो सब ये डिस्ट्रॉय करते हैं. दे डिस्ट्रॉय इट, वो किसी को देंगे ही नहीं. यानी कि एनीबडी हु इज यूजिंग एलवी का बैग या एलवी के कपड़े या कुछ भी, तो उस पर्सन ने उसको वैसा फ्रेश खरीदा है और बहुत ही हाई प्राइस पे किया होगा. इनका एक एक बैग जो हैंड बैग होता है, विमेन हैंड बैग, वो 5-5 lakhs 10-10 lakhs तक के होते हैं, मे बी अबव दैट भी होते हैं. तो एक टी शर्ट भी अगर इनकी खरीदनी होगी, या गुचीज एक ब्रांड है जो बहुत बहुत बड़े ब्रांड्स में, लग्जरी ब्रांड्स में आता है, वर्साचे इज़ अ वेरी बिग ब्रांड. तो इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो लैक्स एंड लैक्स में जाते हैं. एक छोटा सा हम कुछ भी नहीं, एक प्रोडक्ट टी शर्ट हम खरीदेंगे सो इट विल ऑल्सो कॉस्ट अस मे बी इन लैक्स. या एक हैंड बैग भी अगर हमने लिया है तो उसका कॉस्ट कम से कम 5-6 लाख तो है ही है. सो अगर ये बैग हम देख रहे हैं जो यहाँ पर इसमें लग्जरी डिज़ाइनर बैग है, दिस बैग माइट कॉस्ट अस 10 lakhs इन द मार्केट, और ये किसी के पास भी हो ही नहीं सकता अनटिल वो 10 लाख रुपया पे करे. कोई और ऑप्शन नहीं है. ऐसा नहीं है कि वो अपने किसी एम्प्लॉयज़ को ये एज अ गिफ्ट कर देंगे या ऐसा भी कुछ नहीं है, या सेल में किसी को 80% ऑफ पर दे दिया, ऐसा भी नहीं है. ये प्रोडक्ट या तो 10 लाख में बिकेगा या फिर ये बिल्कुल ज़ीरो होकर इसकी कॉस्ट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ये वापस जाके आउटलेट से अपनी फैक्ट्री में वापस जाके वो बुलाते हैं जो भी अनसोल्ड प्रोडक्ट्स रह जाते हैं आउटलेट से, और उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं कि किसी के हाथ नहीं लगे. ठीक है. तो प्राइस बेसिकली किसी वो होता है कि एक प्रोडक्ट को यूज करने के लिए हमें क्या पैसा देना पड़ रहा है, इज द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. नाउ सप्लाई, डिमांड एंड प्राइसिंग. सप्लाई एंड डिमांड इज एन इकोनॉमिक मॉडल ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट. ये दो ही चीज़ें हैं. अगर हमें ये दो चीज़ें किसी भी प्रोडक्ट की पता है, यानी कि डिमांड कितनी है. सपोज एक प्रोडक्ट है एलवी का बैग, एलवी का शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे. एलवी का सपोज एक बैग है, उस हम एलवी कितने बैग्स प्रोड्यूस करें
कि उसको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत ही ना पड़े कि मार्केट में वो बिक भी जाए। और वो कैसे डिटरमाइन करता है अपनी कॉस्ट, कि मैं 5 लाख का बैग अगर मार्केट में कॉस्ट रखूंगा या रखूंगी तो बिक जाएगा, वो 5 लाख का लोग लेने के लिए रेडी होंगे, 10 लाख का रेडी होंगे लेने के लिए। उनका अपना कुछ ना कुछ एक प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए वो अपना अपने प्रोडक्ट का सप्लाई और डिमांड जो है वो चेक करते हैं। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड इज एन इकोनॉमिक मॉडल ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट फॉर एनी प्रोडक्ट। किसी भी चीज़ के प्राइस को रखने के लिए सप्लाई पहले उसका अंडरस्टैंड कर लो, कितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिमांड मार्केट में कितनी है, कितने कस्टमर्स हैं उसको बाय करने वाले। यहाँ पे वो दोनों चीजें मीट करती हैं, एक्चुअली में वही प्राइस होना चाहिए। ना तो प्राइस, ना तो डिमांड ज्यादा बढ़े ना सप्लाई ज्यादा बढ़े, दोनों चीजें इक्वल हो जाएं। ना तो प्राइस ज्यादा हो, सॉरी, ना तो डिमांड ज्यादा हो और ना ही सप्लाई ज्यादा हो, दोनों चीजें जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उस प्राइस पर हमें इसको प्रोडक्ट को अगर उसका प्राइस रखते हैं हम, तो बेसिकली जितनी हमारे पास सप्लाई है उतना बिक जाएगा, और जितने लोगों के पास डिमांड है वो कम्प्लीटली उस प्राइस पर डिमांड करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोगों के लिए कोई प्राइस, कोई प्रोडक्ट किसी प्राइस पर महंगा है, उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट इतने का होता तो हमारे लिए ठीक रहता, बट प्राइस उसका हाई है, सो दे वुड देन नॉट डिमांड फॉर इट। अगर वो थोड़ा सा कम पे होता तो शायद वो उसको डिमांड कर पाते। ठीक है, ठीक है, तो उसका डिमांड तब नहीं हुआ, उन लोगों से नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सा बिकॉज ऑफ दैट प्राइसिंग। Now, four basic laws of supply and demand are: if the demand increases, supply remains unchanged, then it leads to higher equilibrium price and higher quantity. अगर डिमांड कम होती है तो सप्लाई रिमेन्स अनचेंज्ड, देन इट लीड्स टू लोअर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड लोअर क्वांटिटी। ये चार चीजें आपको समझनी है कि डिमांड अगर बढ़ रही है और सप्लाई अनचेंज रह रही है, डिमांड अगर कम हो रही है और सप्लाई अगर अनचेंज रह रही है, सप्लाई अगर बढ़ रही है और डिमांड अनचेंज रहती है, ये चार सिचुएशन है। हम दो सिचुएशन में डिमांड को सेम रखेंगे और सप्लाई को बढ़ाएंगे और एक में कम करेंगे। दूसरी दो सिचुएशन में हम सप्लाई को सेम रखेंगे और डिमांड को हम कम और ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, वो हमारे पास ये चार सिचुएशंस हैं। जैसे कि डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं हम, यहाँ पे डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं और सप्लाई को सेम रखा है, इसमें हमने डिमांड को डिक्रीज करा है और सप्लाई को सेम रखा है। ये फर्स्ट सिचुएशन में आ जाएगी, इसमें हमने सप्लाई सेम रखा तो क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज करी हुई तो इक्विलिब्रियम जो है हायर क्वांटिटी, डिमांड डिक्रीज करी, सप्लाई भी हमने सेम रख रखी है तो इक्विलिब्रियम एंड प्राइस लोअर क्वांटिटी। समझ आया, दो सिचुएशंस। थर्ड सिचुएशन इज कि अगर हमने सप्लाई को इंक्रीज करा है लेकिन यहाँ पर हमने डिमांड को अनचेंज कर दिया, डिमांड को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, सप्लाई इंक्रीज किया तो हायर क्वांटिटी और प्राइस इक्विलिब्रियम है, सप्लाई डिक्रीज किया हमने तो प्राइस और लोअर इक्विलिब्रियम। ठीक है, please understand these five basic laws you have to remember clearly. Equilibrium क्या होता है, equilibrium is defined as the price quantity pair where the quantity demanded is equal to the quantity supplied, represented by the intersection of the demand and supply curves. Market equilibrium is a situation in a market when the price is such that the quantity that consumers wish to demand is correctly balanced by the quantity that firms wish to supply. ठीक है, जहां पर भी प्राइस और सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई, दो कर्व्स मीट कर रहे हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक्स में वी आर अज्यूमिंग दैट द कंज्यूमर इज अ रैशनल डिसीजन मेकर। कंज्यूमर जो है इंटेलिजेंट है, बेवकूफ नहीं है, उसको हम बेवकूफ नहीं बना सकते। वी इन इकोनॉमिक्स वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस दैट द कंज्यूमर इज अ रैशनल डिसीजन मेकर एंड हैज परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, उसके पास हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी है। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा, जो अपना पैसा लगाएगा और हमारी चीज़ों को लेकर जाएगा, उसके पास प्रॉपर मार्केट इन्फॉर्मेशन है, हमारे प्रोडक्ट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है और वो रैशनली डिसाइड करना जानता है कि उसको कब कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, क्या उसके लिए पहले प्रायोरिटी है, अपने पैसे को वो किस तरह से यूटिलाइज करेगा। ठीक है, if a price of a particular product goes up and the customer is aware of all the relevant information, demand will be reduced, क्योंकि कस्टमर रेशनल है, इंटेलिजेंट है और विद ऑल द इंफॉर्मेशन है, तो अगर प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का बढ़ रहा है तो कंज्यूमर ऑटोमेटिकली उसको डिमांड को कम कर देगा और एंड वाइस वर्सा। तो डिमांड का जो D1 और D2 है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो रेड में है यहाँ पे आपको दिख रहा है। सप्लाई विच इज ब्लू कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग जहां पर ये मीट कर रहे हैं, दीज टू पॉइंट्स यू कैन से आर द इक्विलिब्रियम, P2 और Q2, P1 and Q1. This particularly is the price and the where the demand and the supply is equal. जहां पर ये मीट कर रहे हैं ना कर्व D1 and D2,
एंड सप्लाई के कर्व से जहाँ पर ये मीट कर रहे हैं, ये दो चीज़ें इस पॉइंट पर हमारा जो बेसिकली डिमांड जितनी है उतनी ही सप्लाई है, इक्वल है, डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल एट द पॉइंट वेयर दीज टू कर्व्स आर मीटिंग. You have to explain this diagram in this manner only. इस तरह से आपको समझाना पड़ेगा. मे बी आप दो डिमांड कर्व्स भी ले सकते हो, दो सप्लाई कर्व्स भी ले सकते हो, बट हमने जैसे लॉ ऑफ, यहाँ पे हमने ये जो चार सिचुएशंस हमने पढ़ी है, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, हमने इंडिविजुअली लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, हमने इंडिविजुअली लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लिया. अब 4 बेसिक लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड क्या है वो हमने इसमें पढ़ लिया कि डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं और सप्लाई को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं अगर हम, तो हायर इक्विलिब्रियम रहता है प्राइस का और हायर क्वांटिटी रहेगा. लेकिन अगर हमने डिमांड को डिक्रीज किया तो लोअर रहेगी दोनों चीज़ें. दूसरी चीज़ आप समझने की कोशिश करिए कि सप्लाई जब हम इंक्रीज कर रहे हैं और डिमांड को हमने अनचेंज रखा है, तो ये चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही हैं, सेम नहीं रह रही हैं. यहाँ पे हायर और लोअर हो गया था, दोनों चीज़ें हायर थी. इस फर्स्ट सिचुएशन में देखिए हायर इक्विलिब्रियम प्राइस और हायर क्वांटिटी, सेकंड में लोअर इक्विलिब्रियम प्राइस और लोअर क्वांटिटी. लेकिन जब हमने सप्लाई इंक्रीज करा है, यानी कि मार्केट में हम प्रोडक्ट को ज़्यादा भेज रहे हैं खरीदने के लिए, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड अगर हम नहीं घटा रहे हैं, डिमांड उतनी ही है, सप्लाई बढ़ा दी है अगर हमने, तो लो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा और हायर क्वांटिटी होगा. क्यों? क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड उतनी की उतनी है, तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर हमें प्राइस को नीचे लाना पड़ेगा. ठीक है, तो लोअर प्राइस एंड हायर क्वांटिटी, लोअर प्राइस इक्विलिब्रियम एंड हायर क्वांटिटी. यहाँ पे हायर इक्विलिब्रियम एंड लोअर क्वांटिटी, ये दो चीजें जो हैं ये चेंज हो रही हैं थर्ड और फोर्थ सिचुएशन में जब हम सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दिस एंड रिमेंबर दिस फोर स्टेटमेंट्स, यू हैव टू पुट इन द सेम फैशन द वे इट इज. मैं एक बार आपका अटेंडेंस क्लिक कर लेती हूँ. होल्ड ऑन. कल आप लोगों की कौन सी क्लास नहीं है? कल आप किस टाइम पर फ्री हैं? लाइक एनी टाइम यू कैन टेल मी व्हिच यू गाइस आर फ्री एंड वी कैन हैव द क्लास टुमारो. Anybody can tell me who is the class representative of your class? CR कौन है आपकी क्लास का? Can you guys hear me? आप में से कोई एक जवाब दे सकते Ma'am हैं? Ankit. Ankit, is he available? Ankit? No, he's not there. Ankit is the CR of the class. Ankit Sharma is there. Ankit, can you hear me? I'm roll number 16, Ankit Sharma. There are two Ankit in our class. 16. All right. One is the CR. Okay, He's thank you. not a CR. Who is All right. So Anjali, can you please tell me like which time, what time you guys are free tomorrow? Can we conduct the class tomorrow and day after also, Thursday and Friday? tomorrow we have all the classes. There is no free slot in between. And on Friday? Ma'am, SNS lecture will be free on Friday. What time it is? Ma'am, it's 3 to 3:30. You may 3 to 4 slot would be okay, no? take it around 3:30. On Friday, and you're not free tomorrow at the same time. No, ma'am. Tomorrow we are not free at this time. Okay. So Anjali, give me your number, or you have my number. Ma'am, Just you can text me. already Please WhatsApp me your number, and I will just connect with you tomorrow for the class on Friday if possible. I can, if I'll also be free on Friday, I'll connect your class.
from 3 to 3:30 वाला on Friday, so that we can cover, because syllabus हमारा ma'am. काफी बचा हुआ है, ठीक है, syllabus हमारा काफी बचा हुआ है, and then I'll accordingly schedule the class. You can discuss and let me know if there would be like no classes scheduled at 3 on Friday, then I'll be conducting it. I'll be taking that class on 3 at 3 Okay, on ma'am. Friday. ठीक है. Sure. और let me just try to quickly finish this. I have taken your attendance for this class. Okay. हमारे पास अभी third unit is moving on. Fifth module is going on, and then one more module is still remaining. Module 6 is entirely depending upon that. What I'll do is I'll share with you guys all the notes and everything, whatever I have for all those uncovered topics also, and whatever I have covered also, so that you can proceed with your assignments. And please submit all the assignments on time. I will not be accepting your fourth and fifth assignments after the time whatever is given in this assignment dates. So please do that in time. And role of demand, let me just see if we can finish it now, and then modules 5 will be completed. So this basically, if you're getting a question on price determination, that what do you understand by price or price determination, then you will have to explain basically both the things, little bit of demand, what is demand, and then what is supply, and how this law of demand and supply force situations work. And with the help of this curve, you will have to explain that where the equilibrium is, what is demand D1, what is demand D2 curve, what it says when the demand rises is D2, when the demand decreases is D1, and supply S is the supply curve. This way you will have to also explain the curves. जो भी हम economics में, whenever we are putting anything, whenever we are like mentioning anything in our topic, और उसमें अगर हमें curve के through explain करना है, so curve has to be there. Do not make wrong curves if you are not sure about it, but in any case, if the curve is there, you have to support your answer with the curve and also explain the diagram in detail कि इसमें आपने क्या चीज क्या लिया, x एक्सिस पे आपने क्या लिया, y एक्सिस पे आपने क्या लिया, जरूर आपको लिखना ही पड़ेगा. जैसे इस कर्व में यहाँ पे P2 and P1 लिखा तो है, बट क्या लिया है हमने, P is for price, Q is for quantity demanded or quantity supplied, what it is, वो हमें नीचे जरूर लिखना पड़ेगा यहाँ पर, otherwise this diagram is incomplete. You have to show to the examiner कि आपने x axis पे क्या लिया, y axis पे क्या लिया, demand D is what, D1 is what, D2 is what, S is what. ठीक है. नाउ इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, द प्राइस P ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय अ बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एट ईच प्राइस, दैट इज सप्लाई S, एंड द डिजायर्स ऑफ दोज विद परचेसिंग पावर एट ईच प्राइस, डिमांड D. The diagram shows a positive shift in the demand from D1 to D2, resulting in an increase in the price and the quantity sold of the product. यानी कि अगर मार्केट में दोनों चीजें बढ़ पा रही हैं, यानी कि प्राइस भी बढ़ रहा है और सप्लाई दोनों चीजें बढ़ पा रही हैं, तो डिमांड भी शिफ्ट हो जाएगी D1 से D2 कर्व पे. डिमांड विल बी मोर. ठीक है. As the seller changes the price requested to a lower level, the product or service may become an attractive use of the financial resource to a larger number of buyers. जैसे हमने बोला कि प्राइस अगर किसी भी चीज़ का लोअर होगा, कम हो जाएगा, तो हम जैसे मतलब anybody as a layman person who is not very much technical person about the product, doesn't know much about it, अगर प्राइस कम होगा तो हमें अट्रैक्ट करती है वो चीज़ कि हम ज़्यादा खरीद लें सेम, क्योंकि हमें सेम प्राइस में ही वो चीज़, पहले हमें सपोज 10 रुपये में कोई एक चीज़ मिल रही थी, अब हमें 10 रुपये में दो चीज़ें मिल रही हैं, तो वी वुड नॉट माइंड स्पेंडिंग, बिकॉज हम एक के लिए भी 10 स्पेंड करते ही अदरवाइज, लेकिन उसका प्राइस कम हो गया तो उनको दो मिल पाए, सो वी वुड नॉट माइंड टेकिंग होम मोर अमाउंट और मोर क्वान्टिटी ऑफ द सेम प्रोडक्ट एट अ lower price. So this is what this diagram also shows, and the law of demand and supply says demand oriented pricing focuses on the nature of the demand curve for the product or service being priced. ठीक है. तो प्राइस डिटर्मिनेशन में सप्लाई और डिमांड का ही इंपॉर्टेंट रोल है, एंड वेयर दे मीट is the price, the right price which we should set in the market to sell any product, so that nothing is exceeding and both are equal. So this from my side is also over. I will just share with you guys this particular topic, go through it. कोई question हो, you can come back to me. Thank you so much for your time. Have a good day.